हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करा टॉपिक। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हमने डेफिनेशंस वगैरह देखी, क्या क्या होते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशंस। इसमें आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो टॉपिक्स, यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। हमने सिंगल गुड्स का कर लिया था, टू गुड्स का हमने डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा हो गया था, एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। एंड इंडिफरेंस कर्व का पूरा पूरा बचा है और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। और जो हमने पीछे मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी करा, उसके बीच में एक रिलेशनशिप भी करा था हमने, लॉ ऑफ डिमांड है। एक्सेप्शन बता दो लॉ ऑफ डिमांड। सिद्धार्थ अभी पेपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शंस के तो हमने इतने सारे तो एक्सेप्शन करे थे। हम थे टू गुड्स पर, हम थे टू गुड्स वाले टॉपिक पर, यूटिलिटी अप्रोच। टू गुड्स वाले में हमने डिस्कस करा कि इस तरीके से ग्राफ होता है, ये हमारा मान लो प्राइस चल रहा है और इस तरीके से कुछ इंटरसेक्शन हो जाती है उसके बीच में। सुधार ज़्यादा करने चाहिए थे। दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमने कुछ इस तरीके से करा, फॉर्मूला भी था इसका, फॉर्मूला था mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू mu y अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू mu ऑफ मनी। ठीक है, टॉपिक याद आया। सिंगल गुड वाले में, सिंगल गुड वाले में कंसेप्ट था कि जहाँ पर नोट्स में देखो, सिंगल गुड वाले में कंसेप्ट था हमारे पास कि जहाँ पर हमको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी करके, देखो ये रहा फॉर्मूला सिंगल यूटिलिटी, सिंगल गुड का, वेयर mu x अपॉन mu ऑफ रुपी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। उस लेवल पर हम होते थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेज पर, ये रहा। जब हम टू गुड्स पर आए, अब हम दो गुड्स परचेज करने लगे अपनी इनकम स्पेंड करके, और उसकी वजह से हम जहाँ पर हमारे दोनों मार्जिनलिटी बराबर हो जाते हैं, वहाँ पर हम होते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेज पर। इतना तो हम टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। अब मैंने आपसे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि बताओ, ये है हमारा क्वांटिटी ऑफ एक्स, ये चल रहा है हमारा mu ऑफ एक्स, ये वाला कॉलम क्या है, ये जो 5 है ये प्राइस है, ये है क्वांटिटी ऑफ वाई, और ये है mu ऑफ वाई। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारा ये मार्जिनल यूटिलिटी और ये मार्जिनल यूटिलिटी ये प्राइस से डिवाइड करके ये सेम आ गया,
10 और 10, MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY जहाँ पर सेम आ गया वहाँ पर हमने बोला कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर हैं, कि हमने X की तो ली 4 क्वांटिटीज़ और Y की हमने ली 5 क्वांटिटीज़ और इतना कंज्यूम करके हमने इनकम कर दी स्पेंड और हम आ गए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज पर। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में पूछा था जिसका हमको आज डिस्कस करना है कि मान लो कि अगर ये 16 है एट 2 यूनिट्स और यहाँ पर 15 की जगह 16 होता, इन केस यहाँ पर भी 16 होता, तो क्या Q 2 यूनिट्स Y 2 यूनिट्स पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज पर होते या नहीं? यस और नो? ठीक है, पहले आंसर्स दो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आपने कहाँ से रेफर करा। सिद्धार्थ ने बोला नो, बाकी स्टूडेंट्स नो, ओके, हर्ष नो शायद, ओके, और कौन बच गया? संगिनी, अच्छा, हर्षी और सिद्धार्थ नो का रीज़न? हर्ष तो कंफ्यूजन में है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मिक्स इन्फॉर्मेशन मिल रही थी गूगल पर। अच्छा, गूगल करा। सिद्धार्थ हो सकते थे बट क्वेश्चन में ऑलरेडी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज गिवन एट 10। संगनी, क्वेश्चन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 10 नहीं गिवन, क्वेश्चन में हमको MU ऑफ रुपी 10 दे रखा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो हम देख रहे हैं कहाँ पर होगा। सिद्धार्थ, इफ वी चेंज वाई वी शुड ऑल्सो चेंज एक्स, ये क्या आंसर है? ये तो ऑब्वियस ही बात है सर, और कहाँ से बदल सकता हूँ? हर्षी, हर बुक में मिल जाएगा आपको ये, मैंने आपको बोला कि बुक में नहीं मिलेगा बट हर बुक में है, ध्यान से देखो फॉर्मूला। सिद्धार्थ, ये तो आपका रीज़न मेरे को समझ ही नहीं आया कि रीज़न कहाँ से है। MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY, ये दोनों तो बराबर होना ही चाहिए, जो 10-10 पर दोनों बराबर थे, बट ये MU ऑफ रुपी के भी बराबर होना चाहिए। समझ में आया? ये दोनों बराबर हैं, ये चीज़ तो समझ में आई गई। ऊपर स्टेटमेंट भी बोली थी देखो कि बाय स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम, नहीं ये वाली लाइन, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम बोथ द गुड्स मस्ट बी इक्वल, इस लाइन का मतलब तो हो गया सिर्फ ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट, बट ये दोनों MU ऑफ रुपी के भी बराबर होने चाहिए। इनकेस क्वेश्चन में MU ऑफ रुपी इज साइलेंट तो हम मान लेंगे कि वो कंडीशन ही नहीं है, जहाँ पर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं MUX अपॉन PX, वहाँ पर वो दोनों इक्वल हैं, बट अगर MU ऑफ रुपी क्वेश्चन में गिवन है तो हम मान के चलेंगे कि उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, आपको हर बुक से आंसर मिल जाता है ये वाला। दूसरी चीज़ ये सोच के देखो, इसको सोचने का दूसरा तरीका, दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, डिफरेंस समझना। पहली स्टेटमेंट, हमने अपनी जो गिवन इनकम है उसको पूरा मान लो 1000 रुपये है, हमने 1000 रुपये स्पेंड करके कमोडिटीज़ खरीदी दो, एक्स और वाई, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हमने कुछ एक्स खरीदा कुछ वाई खरीदा और हमको मैक्सिमम हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला वो हम कंपेयर कर रहे हैं कि 2 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीदा 3 यूनिट्स ऑफ वाई,
या 5 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीदा 1 यूनिट ऑफ वाई, इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो देखना। दूसरी चीज़ कि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितनी इनकम खर्च करके मिल रही है ये चीज़ चेक करना। मान लो कि 1000 रुपये खर्च करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है जब उसको लेट से 500 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और दूसरी स्टेटमेंट आप बोलो कि 500 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है बट किसी वजह से हमारी इनकम 1000 रुपये की जगह 800 रुपये ही खर्च हुई। दूसरी सिचुएशन है ये। तो हम इनकम को पूरा स्पेंड करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर जाते हैं या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सेटिस्फेक्शन पर आने के लिए इनकम को कम या ज़्यादा करते हैं। हम देखते हैं, हम जो पीछे वाली लाइन में आपको ये लिखा भी था ना, जहाँ पर भी आपको ये चीज़ लिखी मिले, बाय स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम, ये वाली जो लाइन है बाय स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम, मतलब एक तरीके से ये हमारी एजम्पशन है कि हम अपनी जितनी भी इनकम है उसको कर रहे हैं खर्च ऑन द परचेज ऑफ एक्स एंड वाई, और उस लिमिट तक करते रहेंगे खर्च जब तक हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाती। एक्स और वाई से तब तक की सेटिस्फेक्शन, एक्स और वाई से तब तक की सेटिस्फेक्शन जब तक वो पी एक्स एम यू ऑफ रुपी के बराबर ना आ जाए, मतलब कि उनकी वर्थ इतनी ना, उससे जब कम जाने लगेगी जहाँ पर मैं पैसे खर्च ना करना चाहूँ वहाँ पर रुक जाएंगे। समझ में आया मतलब? दूसरी वाली बात अगर समझ में ना भी आई हो तो पहली वाली चीज़ फॉर्मूला एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू ऑफ रूपी, तीनों चीज़ें बराबर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसका नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। इसको बेटर माना गया है कार्डिनल अप्रोच से। कार्डिनल का मतलब यूटिलिटी वाली अप्रोच जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। यूटिलिटी अप्रोच से इसको बेटर माना गया है। क्या सोच सकते हो रीज़न? मुझे नीचे पढ़ ही लोगे वैसे तो। इट इज़ द बेटर अप्रोच, रीज़न बीइंग क्योंकि यूटिलिटी अप्रोच में हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमको एक यूनिट हमने बढ़ाई तो कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, और यूनिट्स बढ़ाई तो कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। यूटिल्स में कन्वर्ट करना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, it is not possible to measure satisfaction numerically, that's why एक alternative टेक्निक हमने निकाली, ये इंडिफरेंस कर्व वाली। ठीक है, हमने वैसे यूटिल से एक यूनिट तो दे दी कि सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए यूटिल से एक यूनिट है, बट हर बार हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम न्यूमेरिकली उसको कन्वर्ट करें सेटिस्फेक्शन को कि कितनी यूटिल्स हमको मिल रही हैं। ठीक है, मान लो आप कहीं घूमने गए और आपसे पूछा जाए कि आपको कितना मज़ा आया घूम के, आप बोलो, आप यही बोलते ना बहुत मज़ा आया, ठीक ठीक था, ज़्यादा मज़ा नहीं आया, बेकार था। परसेंटेजेस में तो नहीं बताते 100% मज़ा आया, 90% मज़ा आया, 80% मज़ा आया। तो इस वजह से सेटिस्फेक्शन लेवल को हर बार पॉसिबल नहीं होता कि हम न्यूमेरिकली, हाँ यूटिल एक प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा सा कम है।
तो इनडिफरेंस कर्व को पढ़ने के लिए हमें दो तीन चीज़ें समझनी पड़ती हैं। पहली चीज़ है बजट लाइन। बजट लाइन क्या होता है, उसकी एजम्पशंस क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे इनडिफरेंस कर्व को। ये अच्छा शिफ्ट क्यों आया, ये भी एक टॉपिक है इसके अंदर। इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व क्या है, उसके रीजंस क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये रहे एजम्पशंस, प्रॉपर्टीज़ और एक इनडिफरेंस मैप, और उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका। ये मान लो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बजट लाइन प्लस इनडिफरेंस कर्व। इन दोनों कंसेप्ट्स को करे बिना आप इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं समझ सकते। और बीच में ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, ये आपका है अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लर्न कर लेना इसको अच्छे से। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। हमारे पास तीन चीज़ें निकल आई। सबसे पहले चलते हैं बजट लाइन पर। नोट्स अभी थोड़ी देर में देखते हैं, पहले आ जाओ रजिस्टर। बजट लाइन होता क्या है? बताओ ज़रा, जितना आपको समझ में आ रहा है। व्हाट इज़ अ बजट लाइन? बजट लाइन नाम से ही वैसे तो समझ में आ रहा है। मैक्सिमम अमाउंट ऑन इज विलिंग टू स्पेंड, वन इज विलिंग टू स्पेंड। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग बजट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के बाय स्पेंडिंग द गिवन इनकम। हम अपनी इनकम को खर्च करके, हर्षा आपने बोला कि वन इज विलिंग टू स्पेंड, वो बजट थोड़ी हुआ। बजट इज बेसिकली कि हम किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं। और ये हमारी एजम्पशन है कि दो ही गुड्स है मार्केट में, तो हम उसके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे कि हमने तीसरे प्रोडक्ट के लिए कर लिया, सेविंग्स कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। हमें उन दो प्रोडक्ट्स पर ही करना है खर्च, और उन दोनों प्रोडक्ट्स पे किस तरीके से खर्च करें, दैट इज़ अ बजट। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स भी बोल सकते हैं। इस टॉपिक में इसको बंडल्स बोला गया है, रेफर करा गया है। तो बंडल्स एक और वर्ड है जो आप अगर यूज़ करना चाहो, आप एक बड़ा आंसर लिख रहे हो, बार बार कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स लिखने से अच्छा कहीं कहीं पर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, कहीं कहीं पर बंडल्स। एक्स और वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर तो चलो मैं बता देता हूँ कि क्वांटिटी ऑफ एक्स आएगा। वाई एक्सिस पर बताओ क्या आएगा? प्राइस, इनकम, और
कुछ नहीं, मैंने वो बोला बंडल्स दैट मीन्स टू गुड्स। हम दो गुड्स के रेफरेंस में ही बात करते हैं। यहाँ पर आएगा क्वांटिटी ऑफ वाई। इनकम तो स्पेसिफिक है हमारे पास, उस इनकम को खर्च करके हम कितना एक्स परचेज कर रहे हैं, कितना वाई परचेज कर रहे हैं। हम कितना एक्स परचेज कर रहे हैं, कितना वाई परचेज कर रहे हैं बाय स्पेंडिंग अवर इनकम इज अ बजट लाइन। ये बताओ अब बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए या अपवर्ड स्लोपिंग? एक आंसर आया डाउनवर्ड स्लोपिंग, दूसरा डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूसरी को कम करना पड़ेगा। हमारे पास रिसोर्सेज मतलब हमारी इनकम इज फिक्स्ड। अगर मैं इस स्टेज पर हूँ तो मुझे इस स्टेज पर आने के लिए दूसरे की क्वांटिटी कम और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा, इस तरीके से। पैसे मैं सारे ही खर्च कर रहा हूँ। दिस इज अ बजट लाइन, एक तरीके से हमारा डिमांड कर्व की तरह। वहाँ पर क्या होता है, क्वांटिटी और प्राइस। यहाँ पर वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी। यहाँ पर दो क्वांटिटीज, दोनों सेम तरीके से, इनवर्स रिलेशनशिप। ये तो हो गई बजट लाइन। अब बात आती है कि इसकी एजम्पशंस क्या हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। एजम्पशंस, प्रॉपर्टीज। एजम्पशन क्या होंगी, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये तो हम नोट से कवर कर लेंगे। बजट लाइन सिंपल है, इसमें किसी को कुछ डाउट? अगर मेरे को पूछना हो, मान लो टोटल इनकम देखनी हो यहाँ पर, या टोटल स्पेंड, मैंने जो एक्सपेंडिचर करा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, क्वांटिटी ऑफ x1 into price of first plus quantity of second into price of second। मैंने यहाँ पर जितना भी परचेज करा, लेट से x1 कॉमा y2, इस पॉइंट पर कितना खर्च करा, x1 और y2, और रिस्पेक्टिवली उनका जो प्राइस चल रहा था उससे मेरे पास टोटल इनकम या टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसकी एजम्पशंस और प्रॉपर्टीज। इन डिफरेंस कर थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, बजट लाइन बहुत इजी है। बजट लाइन, budget line is the graphical representation of all the combination of two goods, हम two goods लेके चल रहे हैं, which a consumer can actually buy with his entire given income at prevailing market prices। मतलब सारी इनकम खर्च हो जानी चाहिए, दो ही गुड्स होने चाहिए, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एजम्पशंस हैं इसकी दो। पहली एजम्पशन,
इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन, इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, दैट विल बी कांस्टेंट। इफ इनकम चेंजेस बजट लाइन कैन शिफ्ट राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। हमने जैसे फैक्टर्स ऑफ डिमांड करा था कि इनकम के कम या ज़्यादा होने से डिमांड कर्व राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, इसी तरीके से इनकम के चेंज हो जाने से बजट लाइन भी राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर इनकम बढ़ जाती है तो अब मैं एक्स और वाई दोनों की क्वांटिटीज इंक्रीज कर सकता हूँ, या सिर्फ एक्स की होगी या सिर्फ वाई की होगी। हम दोनों की क्वांटिटीज इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर इनकम कम हो जाती है तो दोनों की क्वांटिटीज में कुछ कुछ रिडक्शन आएगा, तो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा, प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। जो प्राइस है वो भी अनचेंज। हम कंपेयर किस चीज़ के कर रहे हैं, कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई कितनी कितनी क्वांटिटी में परचेज करा जाए, तो उनके अगर प्राइस में चेंज होता है तो भी हमारी बजट लाइन अफेक्ट हो जाएगी। बजट लाइन का मतलब कि एट प्रिवेलिंग प्राइजेज एंड आर गिवन कांस्टेंट इनकम, हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं उस इनकम से, उससे हम एक्स और वाई की कितनी कितनी डिफरेंट क्वांटिटीज खरीद सकते हैं। सेटिस्फेक्शन लेवल की बात नहीं हो रही कि हमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या सबसे कम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी। इट्स जस्ट हम अपनी इनकम से कितने एक्स की क्वांटिटी कितने वाई की क्वांटिटी खरीद सकते हैं, तो उसके लिए प्राइस को सेम रहना पड़ेगा, इनकम को भी सेम रहना पड़ेगा। अगर प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर इज एबल टू बाय more or less with his given income and budget line can shift from the place। सेम वही इनकम वाली चीज़ कि इनकम बढ़े चाहे प्राइस कम या ज़्यादा हो, हम हमारी एक्स और वाई की क्वांटिटीज़ में आ जाएगा डिफरेंस। तो हम दो चीज़ सेम लेके चलेंगे, इनकम कांस्टेंट प्राइस कांस्टेंट। बात आती है प्रॉपर्टीज़ की। बजट लाइन की प्रॉपर्टीज़ जैसे डिमांड कर्व की थी, पहला, इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। ऑलवेज का रीज़न भी आप बोल सकते हो, रीज़न है कि हमारे पास इनकम है कांस्टेंट और एक की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। एज टोटल बजट ऑलवेज रिमेन्स सेम, एंड अगर हम मोर ऑफ वन प्रोडक्ट करते हैं तो अदर प्रोडक्ट हैज़ टू बी सेक्रीफाइस्ड, दूसरे प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम एक कमोडिटी को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। दूसरा, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट, स्ट्रेट लाइन होने का रीजन, आगे रीजन तो लिखा है, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट स्लोप ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। रीजन बताओ। ये तो रीजन आपको वैसे समझ में नहीं आया होगा, इसमें तो टेक्निकल वर्ड्स आ गए बीच में। क्यों? हमने कॉनकेव पढ़ा पीपीसी में, हमने कॉन्वेक्स पढ़ा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पर हमने पढ़ा था, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था, हमने कांस्टेंट भी पढ़ा, हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन तीनों पढ़े हुए हैं। रीज़न बताओ यहाँ पर बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों है? इस पर अलग से क्वेश्चन बन सकता है। बोथ द गुड्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अच्छा, ऐसे तो हर्ष हम जो भी चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं, ग्राफ बना रहे होते हैं, वो दोनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। पीपीसी कर्व के अंदर भी एक्स और वाई भी इंटरलेटेड ही थे। इनकम एंड क्वांटिटी सेम, नो चेंज। सिद्धार्थ, मैंने नहीं बोला कि इनकम और क्वांटिटी चेंज हो रही है, वो तो एजम्पशन है हमारी।
स्ट्रेट लाइन पे उसका क्या फर्क पड़ जाएगा? ड्यू टू प्राइस रेशियो ऑफ द टू गुड्स, ड्यू टू प्राइस रेशियो, प्राइस रेशियो कहाँ से आ गया बीच में? रीजन इज, ये है बजट लाइन। हम इससे पहले जब पढ़ रहे थे मार्जिनल यूटिलिटी, वहाँ पर जैसे जैसे मैं अपनी कंजम्पशन बढ़ा रहा था, मेरी यूटिलिटी, मेरी सेटिस्फेक्शन कम या ज़्यादा हो रही थी। बट बजट लाइन एक स्पेसिफिक प्राइस है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। मैं एक प्रोडक्ट को कम करूँगा, दूसरा प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, दूसरे प्रोडक्ट को कम करूँगा, पहला प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। सिंपल सा मैथ्स है कि मतलब यहाँ पर कुछ भी सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ नहीं है कि हमारे मन के हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही हैं। स्पेसिफिक चीज़ है, ये क्वांटिटी प्रोडक्ट एक्स इतने रुपीज़ का है, प्रोडक्ट वाई इतने रुपीज़ का है, तो हम नॉर्मली कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड जहाँ पर ऐसे चेंजेस नहीं आते कि एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरे में ज़्यादा चेंज आ गया, वहाँ पर कॉनकेव या कॉन्वेक्स का कंसेप्ट नहीं आता। हाँ सिद्धार्थ, वही मतलब था, बट थोड़ा सही तरीके से बताना होता है ना। दोनों का प्राइस क्वांटिटी का इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, budget set at combination of two goods that a consumer can purchase with his given income is, अच्छा ये तो स्लोप ऑफ बजट लाइन, पी एक्स अपॉन पी वाई। ये एक तरीके से ये समझो कि ये हमने बनाया ग्राफ, ये रही बजट लाइन, ये पहला कॉम्बिनेशन, और ये रहा दूसरा कॉम्बिनेशन। यहाँ पर है कॉम्बिनेशन ए, यहाँ पर है कॉम्बिनेशन बी। तो जो ये है ना, ये डार्क वाला ट्रायंगल दिख रहा है जो डार्क करा है मैंने, इसको बोलते हैं स्लोप। एक क्वांटिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, प्राइस से भी कंपेयर कर सकते हैं, एक के प्राइस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर। बजट सेट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज गिवन इनकम इज दिस। ठीक है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी हमने डिस्कस करा था। एम फॉर एक तरीके से इनकम बोल सकते हो, मनी इनकम या बजट, पी एक्स इंटू क्यू एक्स, क्यू का प्राइस, क्यू की क्वांटिटी, वाई का प्राइस, वाई की क्वांटिटी, टोटल मिला के हमारी इनकम। मतलब हम पूरी की पूरी इनकम, ऑल इनकम एक्सपेंड कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रखा है प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, टोटल बजट है 100 का। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या क्या आ सकते हैं? यहाँ ये है x और ये है y, x के 20, y के 0, 18 या 1, 16 या 2, 14 या 3, हर केस में हमारा एक्सपेंस 100 ही है। टोटल एक्सपेंडिचर विल बी सेम। और ये रहा ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, बंडल्स आ जाएंगे, जहां पर हम अपनी इनकम को स्पेंड करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। शिफ्ट इन बजट लाइन, ये भी आपका डिमांड कर्व से रिलेटेड ही है। मतलब कि अगर आपके पास बजट लाइन पर क्वेश्चन आता है तो आप दिमाग में डिमांड कर्व को रख के आंसर को लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। पहला, ड्यू टू
change in income of consumer। अगर इनकम में चेंज आता है, मतलब कि इनकम अगर ज़्यादा हुई तो राइटवर्ड शिफ्ट, इनकम अगर कम हुई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब पूरा का पूरा खिसक जाना, मतलब कि अगर ये है बजट लाइन तो नई वाली इस तरीके से बाहर और लेफ्टवर्ड वाली इस तरीके से अंदर। ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर एक कमोडिटी में प्राइस का चेंज आता है तो परचेजिंग पावर उस प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी एंड देयर इज ओनली चेंज इन कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी द प्राइस ऑफ विच इज अफेक्टेड। अच्छा नीचे बना रखा है, दिस इज देखो राइटवर्ड शिफ्ट, दिस इज शिफ्ट पूरे के पूरे कर्व में, और यहाँ पर पार्शियल है। इसको हम वहाँ पर किस नाम से पढ़ते थे डिमांड कर्व में? पार्शियल शिफ्ट। आया याद? पार्शियल शिफ्ट की सिर्फ एक क्वांटिटी बढ़ गई या फिर एक क्वांटिटी कम हो गई। एक क्वांटिटी का प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी का एक्स का प्राइस कम ज़्यादा हुआ तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर? बजट लाइन सेम एज चेंज इन डिमांड। डिमांड में भी तो संगिनी ऐसा ही होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें सेम है। तो बजट लाइन के बारे में हमने तीन चीज़ें पढ़ी। कौन कौन सी? सबसे पहली चीज़ बजट लाइन की डेफिनेशन, उसकी एजम्पशंस, उसकी प्रॉपर्टीज, और लास्ट में शिफ्ट। तो अगर बजट लाइन पे क्वेश्चन आता है तो डिपेंड करता है आपके पास क्वेश्चन क्या है। अगर सिंपल आता है इलेबोरेट बजट लाइन, बजट लाइन की डेफिनेशन आएगी, शेड्यूल आएगा, ग्राफ आएगा, और उसकी एजम्पशंस बता देंगे। ज़्यादा मार्क्स का 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसकी प्रॉपर्टीज भी बता देंगे। ठीक है? और कम मार्क्स का आता है तो सिर्फ एजम्पशंस और प्रॉपर्टीज की मेन मेन हेडिंग्स बता देंगे। अब बात आती है इनडिफरेंस पर। आप लोग बताओ पहले, इनडिफरेंस कर्व आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है? बताओ इनडिफरेंस कर्व। चलो आज रजिस्टर पे नहीं करते, रजिस्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्मल नोट से ही देख लो। सेम सेटिस्फेक्शन देयर इज संगिनी नॉट अ कांस्टेंट कर्व। संगिनी ऐसे तो बजट लाइन को भी कांस्टेंट नहीं बोला जा सकता। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसे पैरेलल टू एक्स या वाई एक्सिस। स्ट्रेट लाइन बोलना चाह रहे होगे शायद आप। देयर इज नो डिफरेंस इन सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड ए एंड बी।
सिद्धार्थ, नो डिफरेंस इन सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड्स ए एंड बी। अच्छा, हर्षी, सेम सेटिस्फेक्शन एट एवरी पॉइंट। संगिनी, यस। ठीक है। इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जहां पर हम दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की को के कॉम्बिनेशंस को कंपेयर करते हैं, जहां पर हमको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर इनकम, कि हमारी इनकम में इंक्लूड होता है चाहे नहीं होता, बट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जहां पर वी अटेन सेम सेटिस्फेक्शन। इट रेफर्स टू graph of various alternative combination of two goods। हर्ष, ये तो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है ना। दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को तो करेगा, बट वो दो गुड्स हैं किस तरीके के, कौन से कॉम्बिनेशंस हैं। इट इज अ कर्व दैट शोज all combination of goods, two goods, that gives equal satisfaction to the consumer। ये लाइन है इंपॉर्टेंट, कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। that gives equal satisfaction to the consumer। Any point on the curve shows that consumer is indifferent among consumption of any set। He gets same satisfaction with the consumption of every combination which lies on the specific curve। अब यहाँ पर सोच के देखो, क्या कहीं पर भी इन्होंने इनकम वर्ड का यूज करा? नहीं करा। रीजन बीइंग, उन दो गुड्स, मान लो ए कॉम्बिनेशन है 3,10, बी कॉम्बिनेशन है 7,5, सी कॉम्बिनेशन है 5,15। मैंने आपसे बोला मुझे इन तीन पर मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इज सेम, इन तीन पर मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इज सेम, बट हो सकता है कि अगर मैं इसको लेने जाऊं तो मेरे 100 रुपये खर्च हों, इस पर जाऊं तो मेरे 120 रुपये खर्च हों, और इस पर जाऊं तो 150 रुपये खर्च हों। और मेरे पास इनकम, मान लो इनकम तीनों को खरीदने की नहीं है, मेरे पास है 90 रुपये। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। Indifference curve is just a curve which shows combination of two goods जहां पर हमको equal satisfaction मिलती हो, बस इतनी सी बात। ये रहा इसका ग्राफ। पॉइंट 1, पॉइंट 2 देखो 90, और ये क्या लिखा हुआ है 90, अच्छा प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसकी assumptions, अच्छा ये बताओ कि इंडिफरेंस कर्व होता है कॉन्वेक्स। पहला पॉइंट डाउनवर्ड होता है और दूसरा पॉइंट कॉन्वेक्स होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो हम पढ़ लेंगे। जरा ये बताओ कि क्या लगता है आपको कि वो डाउनवर्ड क्यों है और वो कॉन्वेक्स क्यों है। एजम्पशंस पढ़ लेते हैं एक बारी। एजम्पशंस, कंज्यूमर इज टेकन एज अ रैशनल पर्सन, उसको एक रैशनल पर्सन एज्यूम करा जाता है, मतलब कि वो हमेशा अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। कंज्यूमर कैन रैंक कॉम्बिनेशन और सेट्स इन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब कि
उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको वो रैंक कर सकता है कि इससे मुझे सेटिस्फेक्शन 90 का मिल रहा है, इससे 100 का मिल रहा है, इससे 150 का मिल रहा है, इस तरीके से। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर्स आर गिवन। गिवन होने का मतलब प्राइस एंड इनकम गिवन। गिवन होने का मतलब इट इज कांस्टेंट एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक, कि वो सेम ही है। गिवन का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो इट इज कांस्टेंट। तो एजम्पशंस तो एज इट इज हमको लर्न ही करनी होती हैं। एक्सप्लेनेशन आती है प्रॉपर्टीज के ऊपर। आउट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी इज इंडिफरेंस कर्व, इन दो प्रॉपर्टीज का बताओ कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हुआ, वो कॉन्वेक्स क्यों हुआ। इट इज कॉन्वेक्स बिकॉज सेटिस्फेक्शन इज सेम बट प्राइस चेंजेस। सिद्धार्थ, थर्ड एजम्पशन, मैंने आपको एजम्पशंस इसलिए पढ़ा दी थी पहले। प्राइस एंड इनकम इज सेम ड्यू टू मोर सेक्रीफाइस एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है संगिनी, बोल सकते हैं। और वो सेक्रीफाइस डिक्रीजिंग रेट से क्यों जाता है? ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट कंज्यूम डिक्रीजेज विद सब्सिक्वेंट कंजम्पशन। ठीक है, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। एक पॉइंट और देखते हैं कि इसको समझ में आया। सबने बोला कि सेक्रीफाइस होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगा। हम जैसे जैसे एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन बढ़ाएंगे हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट बोलता है कि विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ वन गुड हमको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। उसका इफेक्ट दूसरे प्रोडक्ट पे किस तरीके से पड़ेगा? मैं एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, विद इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स मेरे को यूटिलिटी कम मिलती जा रही है। उसका इफेक्ट वाई पे क्या पड़ेगा? वाई, एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम तो होगा, बट डिक्रीजिंग रेट से या इंक्रीजिंग रेट से? मैंने आपसे बोला, देखो, इन डिफरेंस कर्व पर एक्स और वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। अगर मैं एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाता हूँ तो ऑब्वियस ही बात है वाई की क्वांटिटी कम होगी। अब हम इंक्रीजिंग एमओसी डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी दोनों दोनों कंसेप्ट पढ़ के आए हैं। कॉनकेव और कॉनकेव कॉन्वेक्स का बनता है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, बट स्टिल एक के अंदर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है, एक के अंदर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है। मतलब कि कम हो रहा है बट हर बार ज़्यादा ज़्यादा कम होता जा रहा है, या कम हो रहा है हर बार कम 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 होता जा रहा है। तो x के बढ़ने की वजह से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट बीच में आया कि जैसे हमने x की कंजम्पशन बढ़ाई तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसका y पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि y की क्वांटिटी में डिक्रीज आना गोज ऑन डिक्रीजिंग और गोज ऑन इंक्रीजिंग।
डिक्रीजिंग। ओके ठीक है, तो आई गेस आप सबको समझ में आ गया, बट स्टिल एक बार मैं बोल देता हूँ इन केस आप कुछ और रिलेट ना कर रहे हो। एक्स की क्वांटिटी बढ़ाई, आईसी कर्व मेजर्स सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर ना हमारी इनकम है ना कुछ और है, ये मेजर करता है सेटिस्फेक्शन, ये मेजर करता है सेटिस्फेक्शन को। अगर मैं एक्स की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, एक्स की क्वांटिटी बढ़ाने से मार्जिनल यूटिलिटी मेरी धीरे धीरे कम होती जा रही है, बट मुझे सेम सेटिस्फेक्शन सेम यूटिलिटी रखनी है, टोटल यूटिलिटी शुड बी सेम। एक्स की क्वांटिटी बढ़ाने से मेरे को पहले 100 यूटिल्स मिले, फिर 80 यूटिल्स मिले, फिर 50 यूटिल्स मिले। मैंने एक ही क्वांटिटी बढ़ाई बट यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती रही। सेम यूटिलिटी बनती रहे, टोटल यूटिलिटी शुड बी सेम, कि वो 100 जो बढ़ी उसका इफेक्ट वाई पर, फिर 80 बढ़ी उसका इफेक्ट वाई पर, फिर 50 बढ़ी उसका इफेक्ट वाई पर। टोटल यूटिलिटी को सेम बनाने के लिए वाई की क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करा जाएगा। हाँ या ना? सही बोला या गलत बोला? टोटल यूटिलिटी सेम बनाने के लिए वाई की क्वांटिटी को धीरे धीरे रिड्यूस करा जाएगा। ठीक है, देखो इसकी प्रॉपर्टीज। अच्छा, डाउनवर्ड होने का रीजन, कॉन्वेक्स का तो सबने बता दिया, डाउनवर्ड का रीजन। सेम वही जो बजट लाइन और डिमांड कर्व का होता है, सेम रीजन। इन डिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करेगा। ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। Indifference curve must slopes down from left to right. This means that indifference curve is negatively sloped. Major points को underline कर रहा हूँ मैं. It slopes downward because as consumer increases, जैसे ही एक consumer अपनी X commodity की consumption increase करेगा, he has to give up certain units of Y in order to maintain same level of satisfaction. अपनी सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने के लिए एक को बढ़ाया तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों को बढ़ा दूंगा तो मैं हायर सेटिस्फेक्शन पर चला जाऊंगा, दोनों को कम कर दूंगा तो मैं लोअर सेटिस्फेक्शन पर चला जाऊंगा। मुझे सेम सेटिस्फेक्शन पर रहने के लिए एक को बढ़ाना पड़ेगा, एक को कम करना पड़ेगा। सेकेंड, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मेन हेडिंग्स तो आपको एज इट इज लर्न करनी है। हायर इंडिफरेंस कर्व, अब ज़रूरी नहीं कि एक ही इंडिफरेंस कर्व हो, हमने कैटेगराइज कर दिया कि अगर मैंने इतनी कमोडिटीज परचेज करी तो मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ग्राफ कर दिए। फिर 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मार्क कर दिए। 30 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन के लिए डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व को मार्क कर दिया। तो जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा, ऊपर होने का मतलब राइट साइड पर होगा, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन शो करेगा। हायर इंडिफरेंस कर्व दैट लाइज above to the right of another represents high level of satisfaction, and combination of lower difference curve yield lower satisfaction. In other words, we say that combination which lies on high difference curve will be preferred by the consumer which lies on different. ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास इनकम हो या ना हो इतनी, बट हम प्रेफर, यहाँ पर वर्ड आया प्रेफर, एक रैशनल कंज्यूमर है वो प्रेफर तो यही करेगा ना कि अपनी इनकम से मैं
मैक्स टू मैक्स सेटिस्फेक्शन अटेन कर लूँ। अपनी गिवन इनकम से मैं हायर इंडिफरेंस कर्व पर चला जाऊं, कोशिश तो यही रही। उस पर जाने के लिए अगर मेरे पास इतनी इनकम नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मैं प्रेफर तो यही करूँगा। कौन बोलेगा कि मेरे पास इनकम 100 रुपये है बट मैं 50 रुपये ही खर्च करना चाहता हूँ। मतलब 100 रुपये हैं, 100 रुपये से मैं 50 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन ले सकता हूँ, बट मैं 100 रुपये खर्च करके सिर्फ 30 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन नहीं लेना चाहता हूँ, 20 यूटिल्स एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहता। ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना। थर्ड, indifference curves are always convex towards origin। ये important property है of indifference curve, convex towards origin, bowed inward। This is equivalent to the saying that consumer substitutes commodity X for commodity Y। मतलब वो X के लिए Y को substitute कर रहा है। The marginal rate of substitution diminishes of X for Y along the indifference curve। सेम चीज़ जो हमने डिस्कस करी कि X को बढ़ाने के लिए Y को कम करेगा, और ये सब आप पढ़ लेना। मार्जिनल यूटिलिटी जो है, कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप अ मार्जिनल यूनिट ऑफ एक्स, स्लोप ऑफ आई सी इज नेगेटिव, इट इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन। सेम सारी वही बात लिखी हुई है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर, आप बोला नहीं हुआ बट नहीं, ये रहा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का रीज़न दोगे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से जब हम एक कमोडिटी बढ़ाते हैं तो दूसरे में जो चेंज है वो इस तरीके से आता है कि वो कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ओरिजिन वाली शेप बना देता है। बिकॉज ऑफ, अगर आपसे पूछें, अगर आपके पास क्वेश्चन था वाई पीपीसी कर्व इज ऑलवेज कॉन्केव टू ओरिजिन, रीजन क्या देते थे? वाई पीपीसी कर्व इज कॉन्केव टू ओरिजिन, इंक्रीजिंग एमओसी, एमयू का कंसेप्ट तो यहाँ पर है, इंक्रीजिंग एमओसी। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए वाई इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ओरिजिन, रीजन? डिक्रीजिंग एमओसी। अरे अब एमओसी बोल रहे हो आप लोग, एमओसी कहाँ से आ गया बीच में? एमओसी पीपीसी के कंसेप्ट में था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पर हम यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आए रीजन फॉर concave shape of PPC, that means increasing MOC। क्वेश्चन आए रीजन बिहाइंड कॉन्वेक्स शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, diminishing marginal rate of substitution, ये वाला वर्ड, diminishing marginal rate of substitution। ठीक है, यहाँ पर diminishing भी लिख देना। diminishing marginal rate of substitution की वजह से वो कॉन्वेक्स बन जाता है। लास्ट, indifference curve cannot meet or intersect with each other। ये जो indifference curve है ना, मैं इतना ज़्यादा इसके बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी हर प्रॉपर्टी के ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है। आपके पास indifference curve एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती हैं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती हैं। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है? कमेंट। हायर इंडिफरेंस कर्व हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाता है, कमेंट। कॉन्वेक्स ओरिजिन होता है, कमेंट। कैन नॉट मीट और इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कमेंट। इंडिविजुअल पर भी आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। रीजन कि वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता, इसका ये
अगर दो दे कैन नॉट रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, अगर वो इंटरसेक्ट कर गए, दैट मीन्स कि एक ऐसा पॉइंट है बीच में कहीं पर जहां पर कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इंडिफरेंस कर्व जो है वो शो करता है दैट उस पूरे कर्व पर सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बट एक नीचे है इंडिफरेंस कर्व, एक ऊपर की साइड है। तो दोनों इंटरसेक्ट करने का मतलब कि दोनों की दोनों सेम, एक पॉइंट पर दोनों के दोनों सेटिस्फेक्शन सेम दिखा रहे हैं, वो पॉसिबल है नहीं। गिवन द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड assumptions behind, indifference curve cannot intersect with each other. It is because at point of tangency, the higher curve will give as much as of two commodities as is given by lower indifference curve. This is absurd and impossible. इसमें आप फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करते वक्त थर्ड पॉइंट का सेकंड पॉइंट का रेफरेंस दे सकते हो कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन को शो करता है। तो अगर लोअर इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करता है हायर वाले के साथ, तो एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर रहेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। चारों प्रॉपर्टी समझ में आई? कौन कौन सी थी? पहली, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरी, हायर इंडिफरेंस कर्व शो हायर सेटिस्फेक्शन। थर्ड, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। फोर्थ, कैन नॉट इंटरसेक्ट या नेवर मीट। ठीक है, ये रहा हमारा इंडिफरेंस कर्व। बाय कंज्यूमिंग कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, कंज्यूमर ऑलवेज गेट सेम सेटिस्फेक्शन। ई पॉइंट पर, यहाँ पर ए बी सी के बारे में बात हो रही थी, ए बी सी और डी। ई पॉइंट दैट इज 3 units of y 3 units of x, consumer is deriving less satisfaction than he gets from the above point. डी पॉइंट, ई पॉइंट कहाँ पर है? ई पॉइंट है अंदर की साइड, और एफ पर उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एफ पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसको समझना चाहो तो देखो इस तरीके से, एक कर्व, दो कर्व, तीन कर्व। पहले कर्व पर हैं 3 पॉइंट्स ए बी सी, दूसरे पर हैं डी ई एफ, और तीसरे पर है पी क्यू आर। यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर डी ई एफ पी क्यू आर। अब सोच के देखो, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलेगी ए बी सी वाले कर्व पर, उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी डी ई एफ वाले कर्व पर, उससे कम मिलेगी पी क्यू आर वाले कर्व पर। क्या ए बी और सी पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा? यस और नो? यस। दूसरा क्वेश्चन, ये है आईसी कर्व, ऊपर वाला 1, ये है 2 और ये है 3 नीचे वाला, ठीक है। क्या आईसी कर्व 1 और 2 पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किसी पॉइंट पर मिल सकती है? यस और नो? नो नो नो। ध्यान से सुनना, क्या ए बी और सी का एक्सपेंडिचर सेम हो सकता है? ये क्या, इतने सारे नो के बाद यस क्यों आ गए?
मैं क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूँ, हो सकता है से मेरा मतलब ऑलवेज, क्या ए बी सी का टोटल एक्सपेंडिचर सेम होगा? सिद्धार्थ नो। क्या ए बी सी का टोटल एक्सपेंडिचर सेम होगा? मतलब ए पे होने वाला खर्चा, बी पे होने वाला, सी पर होने वाला। क्या ए पर होने वाला खर्चा, या क्या आईसी कर्व 1 पर होने वाला खर्चा और आईसी कर्व 2 पर होने वाला खर्चा ऑलवेज सेम? चलो ऑलवेज की जगह अब मे बी पे लगाते हैं कि क्या चांसेस है कि हो सकता है, नहीं हो सकता। ए बी सी, सुन तो लो क्वेश्चन। आईसी कर्व 1 पर है 3 पॉइंट्स ए बी सी। ए बी सी पर क्या हो सकता है कि हमारा एक्सपेंस सेम हो जाए? हर्ष यस, सिद्धार्थ नो, संगिनी यस, हर्षी नो। हो सकता है हर्षी, इनकम के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी, हम बस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं। अब हो सकता है कि ए और सी कुछ ऐसे पॉइंट्स हों कि सेटिस्फेक्शन भी सेम मिल रही हो, एक्सपेंस भी सेम आ रहा हो। डिफरेंट पॉइंट्स है मान लिया, हम आईसी कर्व पर दिखाते क्या है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हो सकता है कुछ इस टाइप की क्वांटिटीज बन रही हो कि एक्सपेंस भी सेम आ गया, सेटिस्फेक्शन भी सेम आ गई। चांसेस आर वेरी लेस, बट मे बी पॉसिबल। ओके, एग्री कर गए बात से? अच्छा, क्या आईसी कर्व 1 और आईसी कर्व 2 पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं क्या कि जिनका टोटल एक्सपेंस सेम आ जाए? क्या आईसी कर्व 1 और आईसी कर्व 2 पर ऐसे चांसेस लेस, लेस या मोर की बात नहीं, यस या नो, क्या एक भी केस पॉसिबल है या नहीं? यस, ठीक। जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट है कि सेम कर्व पर भी एक्सपेंस सेम हो सकता है, नहीं हो सकता, डिफरेंट कर्व पर एक्सपेंस सेम हो सकता है, नहीं हो सकता, आपको थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट जब हम इन डिफरेंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर जाएंगे ना, जब हम आईसी कर्व और बजट लाइन दोनों को मिक्स करेंगे, तब आपको इसका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा कि होता है या नहीं। अगर मैं बोलूं कि हमेशा ही होता है, ऑलवेज वाली स्टेटमेंट, ठीक है, प्रॉपर रीजन तो जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तब दे दूंगा, अभी के लिए आंसर बता देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑलवेज आईसी कर्व 1 पर ऑलवेज एक्सपेंडिचर सेम होता है, नहीं होता? नो। आईसी 1 और आईसी 2 पर ऑलवेज सेम होता है, नहीं होता? नो। मे बी वाले केस में हो सकता है आईसी कर्व 1 पर सेम पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हो कि एक्सपेंस सेम आ जाए। आईसी 2 पे भी हो सकता है कि आपके पास दो पॉइंट्स ऐसे आ जाएं जहां पर एक्सपेंस विल बी सेम। आईसी 1 और आईसी 3 में भी हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पर एक्सपेंस सेम आ जाए। रीज़न इसका देखेंगे जब हम इन दोनों को क्लब करके स्टडी करेंगे। आगे देखते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसको भी आपको लर्न ही करना है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। रेट एट विच, ये एक रेट है एट विच इंडिविजुअल गिव अप गुड ए, जहां पर एक गुड को हमने गिव अप कर दिया इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दूसरे गुड्स को, वाइल कीपिंग देयर ओवरऑल यूटिलिटी सेम।
जिससे हमारी टोटल यूटिलिटी सेम रहे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कैलकुलेटेड बिटवीन टू गुड्स प्लेस्ड ऑन इंडिफरेंस कर्व। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेट कैसे होता है? जब हम इंडिफरेंस कर्व पर उसको देखते हैं, which displays a frontier of equal utility for each combination of good A and good B. As such, marginal rate of substitution is always changing for a given point uh, always changing for a given point on IC curve and mathematically represents the slope of the curve at that point. उसको स्लोप को बताता है और ये रहा फॉर्मूला। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब लॉस इन x अपॉन गेन इन y, लॉस अपॉन गेन। और ये वाली लाइन जो आपको कोट करनी है, MRS always diminish due to which IC is convex towards origin. Always diminish because diminishing marginal utility की वजह से, DMU की वजह से MRS डिमिनिश करता है और डिमिनिशिंग MRS की वजह से IC कर्व कॉन्वेक्स बनता है। और MRX अगर कैलकुलेट करना हो तो लॉस इन x अपॉन गेन इन y। मतलब कि जो मैंने आपको ट्रायंगल दिखाया था ये वाला, लॉस अपॉन गेन। ये है मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, जो हमने एक एजम्पशन पढ़ी थी उसकी एक्सप्लेनेशन। इसको तो नॉर्मल आप लोग समझ लोगे इजीली पढ़ के, ठीक है। और नीचे अब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है कैसे नहीं होता वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बीच में एक टॉपिक बस इस नोट्स में मेरे को नहीं मिला, इनडिफरेंस मैप का, ऊपर मेंशन कर देता हूँ। एक और टॉपिक है इनडिफरेंस मैप, लिख लेना अपने पास, इनडिफरेंस मैप। क्या समझ में आता है इनडिफरेंस मैप से? क्या समझ में आता है इनडिफरेंस मैप से? बताओ। बहुत सारे इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स ऑन अ सिंगल ग्राफ इज इनडिफरेंस मैप, जो मैंने यहाँ पर बनाया था। अच्छा, एक आंसर देना। Collection of all the points of combination of two goods that can be produced using limited resources, क्या नाम होता है? Collection या combination of all the points of combination of two goods that can be produced using resources। एक आंसर है बजट लाइन।
दोबारा बोलूं? सबसे चाहिए मेरे को आंसर। आज के टॉपिक हमारा कंप्लीट है, बस थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं इन चीज़ों को। इंडिफरेंस कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रॉपर्टीज, एजम्पशंस, मतलब इंडिफरेंस मैप, सारी चीज़ें। पीपीसी नहीं होता? हर्षी, आंसर देना है आपको, क्वेश्चन नहीं पूछना। दोबारा से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। Collection of all the points of combination of two goods that can be produced using our resources। एक आंसर मेरे पास बजट लाइन है, हर्षी ने बोला पीपीसी, बाकी स्टूडेंट संगिनी और हर्ष, जल्दी जल्दी आंसर दो। आई डोंट नो। पीपीसी, पीपीसी के अंदर वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जहां पर दो गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं यूजिंग दोज रिसोर्सेज। ओके। सेकंड, collection of all the points of combination of two goods that can be purchased with our given income। सिद्धार्थ, फुल एंड एफिशिएंट, ऐसे तो मैं सारी की सारी assumptions ही बोल दूंगा तो आप ना सीधा के सीधा कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे, आप टॉपिक रिलेट कर लोगे। मोटा मोटी बता दो ना, assumptions तो डिफरेंट चीजें हैं ही। संगनी बताता हूँ इसका आंसर फिलहाल। combination of two goods that can be purchased using our given income। इंडिफरेंस कर्व। ओके, बाकी स्टूडेंट्स? collection of all the points that can of combination of two goods that can be purchased using our given income। बजट लाइन, ठीक है। combination of all the points of two commodities that can be purchased in order to maintain our total satisfaction same। collection of all the demand curves is known as demand curves। collection of all the demand curves, PPC। हर्ष, डिमांड कर्व, मैं स्पेसिफिकली डिमांड कर्व बोल रहा हूँ, आप आईसी पे कहाँ से आ गए? मैंने बोला कलेक्शन ऑफ ऑल द डिमांड कर्व्स। मार्केट डिमांड बोल सकते हो। कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिफरेंस कर्व्स, इंडिफरेंस मैप हो गया। अ, और क्या बन सकता है? collection of all the points of combination of a commodity of collection of collection of all the points
of change in quantity demanded of a commodity with respect to its price. कौन सा कर्व बनता है? Collection of all the points of change in quantity demanded of a commodity with respect to its price. MOC. सिद्धार्थ, चलो और आंसर दे दो पहले. इलास्टिक डिमांड, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सिद्धार्थ, एमओसी की फुल फॉर्म तो मुझे पता है कि क्या होती है, बट एमओसी कौन सा कर्व हो गया? एमओसी तो एक कंसेप्ट है. कौन सा ग्राफ या कौन सा कर्व पढ़ने लग गया एमओसी की वजह से? पीपीसी कर्व. मैंने आपको बोला कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, फैक्टर प्राइस की वजह से रिलेट हुआ टॉपिक. इनकम इफेक्ट नहीं. मैंने आपको बोला कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है. उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन को बोला जाता है डिमांड कर्व. डिमांड कर्व में भी टॉपिक वो लॉ ऑफ डिमांड बना. क्लियर? आप लोगों को टॉपिक्स रिलेट नहीं हो पा रहे, अच्छे से रिवाइज करो. आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो टॉपिक्स. आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से टॉपिक को रिलेट करके कौन सा टॉपिक बना. क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बारे में बात हो रही है. डिमांड कर्व के मैप के बारे में बात हो रही है. आप आईसी मैप बोल रहे हो. दो गुड्स के प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है. आप लोग बजट लाइन बोल रहे हो. बजट लाइन में हम दो गुड्स परचेज करते हैं. पीपीसी कर्व में हम दो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. डिमांड कर्व में क्वांटिटी और प्राइस के बीच में रिलेशन आता है. आईसी कर्व में दो गुड्स में सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है. ठीक है, मेन चीज़ें जो रिलेशन है बीच का वो चीज़ देखो, ऐसे तुक्के वाली चीज़ नहीं. तो आज के लिए अच्छे से रिवाइज करके आना. बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से इंडिफरेंस कर्व के ऊपर कुछ टॉपिक्स पे नोट्स लिखवा के देखूंगा. तो अच्छे से पढ़ के आना. हाँ, आपका डाउट मैं बता रहा हूँ. ये चीज़ क्लियर है सबको? इंडिफरेंस कर्व अच्छे से पढ़ के आना. इंडिफरेंस कर्व के बारे में जितना भी हो सकता है. चलो बाकी आज की क्लास ओवर है. संगिनी, आपको डाउट बताता हूँ मैं अभी. किसी को और कुछ पूछना है तो बताओ. नहीं तो संगिनी, आपका डाउट था कि टू कम्युनिटी में शेड्यूल का क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए 16 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता? 16 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं हो सकता संगिनी, कहाँ गया मैंने, क्योंकि देखो शेड्यूल फॉर्मूला है MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY. सिर्फ इतनी कंडीशन. अगर मैं स्टार्टिंग के दो देखता हूँ, स्टार्टिंग की दो कंडीशन तो 16 पर भी मीट हो गई, 10 पर भी मीट हो गई,
और सबसे नीचे देखो 4 पर भी मीट हो रही है। बट क्या आप कभी 4 पर जाओगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि 10 से आगे बढ़ने के लिए जैसे ही मैं इस 8 की क्वांटिटी पर 4 की क्वांटिटी पर आऊँगा, तो मुझे वो पैसे की वर्थ ही इतनी नहीं लगेगी कि मैं उस प्रोडक्ट को खरीदूँ। उस फॉर्मूले में एक तीसरी चीज़ आगे लिखी है, MU ऑफ रुपी, जहाँ पर ये सेटिस्फेक्शन एक्स और वाई से मिलने वाली रुपी की सेटिस्फेक्शन से मिल जाएगी, हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज पर है। तो क्वेश्चन में आपको MU ऑफ रुपी 10 गिवन था क्वेश्चन में, तो हम 10 पर बोलेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेज पर है। ऑब्वियसली 16 पर हमको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, हमको उम्मीद से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, बट हम इक्विलिब्रियम स्टेज पर नहीं हैं। हम एक तरीके से अपनी इनकम को पूरा एक्सपेंड करना चाहते हैं, MU ऑफ रुपी तक आना चाहते हैं। हम तब तक उसको करते रहेंगे जब तक हम रुपी की वर्थ तक नहीं आ जाते। ठीक है, ओके। और कुछ डाउट? वैसे ये सिर्फ समझने के लिए था। पेपर में मुझे लगता नहीं कि इस तरीके का क्वेश्चन है कि 16 पर क्यों नहीं है और 10 पर क्यों है। एंड सर, क्या आपके पास इसके फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं क्या? लाइक इन ट्रिगो, कौन से फॉर्मूलेस? संगिनी, ये मैंने आपको जो नोट्स सेंड कर रखे हैं जिसमें से भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये शॉर्ट समरी ही है पूरे चैप्टर की। इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज सारे के सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर इतना ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं होते कि एक लिस्ट बनाई जाए पूरी की पूरी। मैथ्स के अंदर काफ़ी फॉर्मूलेज होते हैं, यहाँ पर कंसेप्ट वाइज अलग अलग टॉपिक को इलेबोरेट करके ज़्यादा सही है। छोटा सा चैप्टर है, छोटे से चैप्टर में थोड़े बहुत फॉर्मूलेज हैं, 2-3, तो टॉपिक वाइज करो ज़्यादा अच्छा है, फॉर्मूलेज ऐसे मत रटो। ठीक, बाकी चलो आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय।